तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज आप लोग पढ़ाई कर रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था पावर इन एसी सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति के बारे में पढ़े थे, जिसके फार्मूला को हम लोगों ने देखा था। उसके कुछ स्पेशल पॉइंट पर चर्चा करेंगे जिसका यूज हम लोग को लाइफ में होगा। आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन एंड उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए डिस्कस करने के लिए आज का है। और फिर आज शाम का क्लास मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगा, जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और वो क्वेश्चन होगा ट्रांसफार्मर के पूरे थ्योरी को पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के पूरा थ्योरी को कंप्लीट करेंगे आज शाम के क्लास में। अभी तो जो पढ़ रहे हैं पढ़िए और जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा और फिर शाम के लिए रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से बताइए, जगाइए। क्लास इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो गई है। आइए जुड़िए और पढ़िए। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में पावर। यही रिजल्ट आपने पढ़ा था। तो इसको हम लोग बोलते थे, याद करिएगा, इसमें हम लोग पढ़े थे, इसको बोले थे, ये था आपका पावर फैक्टर। शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको शक्ति गुणांक। और ये जो टर्म था ईएमएफ और करंट का जो प्रोडक्ट है, इसको अपरेंट पावर भी बोलेंगे और वर्चुअल पावर शुद्ध हिंदी में कहते हैं आभासी शक्ति। और ये है हमारा ट्रू पावर, बोलिए इसको। ट्रू पावर भी बोल सकते हैं, यथार्थ शक्ति भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, या औसत शक्ति भी, यथार्थ शक्ति भी बोल सकते हैं। तो इसमें से हम लोग देखेंगे गौर से प्यारे बच्चों, किसी भी सर्किट का जो ट्रू पावर होगा वो ट्रू पावर पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर से देखेंगे पावर फैक्टर को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे पावर फैक्टर के बारे में, दो तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया था। पावर फैक्टर cos फाइव को बोला गया है, cos फाइव बराबर हो जाएगा पी बाय आरएमएस इंटू आई आरएमएस, मतलब ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर या वर्चुअल पावर, बोलिए इसको आप। इसमें देखा गया है कि नोट करके याद रखना है आपको हमेशा कि ट्रू पावर यथार्थ शक्ति लेस और इक्वल टू अपरेंट पावर। इसका मतलब है, ये लाइन आपको सिखाना चाहता है कि पावर फैक्टर जो cos फाइव है वो अभी cos फाइव लेस और इक्वल टू 1। पावर फैक्टर भी का भी 0 होगा वह यदि
ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, cos फाइव का भी वैल्यू लेस देन और इक्वल 1 होगा। तो यहां पर देखेंगे कि निश्चित रूप से आप बच्चे ध्यान देना, पावर फैक्टर का वैल्यू पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से बताने जा रहे हैं। इसी में आपको दिखाया गया था पिछले क्लास में, एक चीज और बताया गया था कि एलसीआर सर्किट में जो फेजर डायग्राम हुआ था, फ्रॉम फेजर डायग्राम फ्रॉम फेजर डायग्राम से हम लोग देखे थे पावर फैक्टर को cos फाइव इक्वल टू r बाय जेड। दो तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। किसी भी एलसीआर सर्किट में या ऐसी सर्किट में रेजिस्टेंस और प्रतिबाधा, इंपेडेंस का रेशियो है, वो पावर फैक्टर को बता रहा है। याद आना चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा, उसको रखिएगा। बता दिए तो ऐसा बात याद दिला दिए। अब यहाँ से कुछ स्पेशल पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेशल पॉइंट पर चर्चा क्या करेंगे, गौर से आइए देखते हैं। एक बार इसको फिर से लिख लीजिए, पुनः सारे बच्चे एक जगह इसको कलेक्ट कर लीजिए। तो इतना बात आपको याद रखना है और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नए सिरे पर से कुछ स्पेशल पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बातें करना है। स्पेशल केस में देखना पावर फैक्टर का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, ये बातें देखना है। तो हम लोगों ने देखा था ऐसी सर्किट में वनली रजिस्टर वाला सर्किट होगा। क्या होगा? वनली रजिस्टर वाला ऐसी सर्किट होगा। ओनली रजिस्टर वाला ऐसी सर्किट है तो बहुत कुछ आपको याद होगा। वहां पर फेज डिफरेंस फाई, वहां पर फेज डिफरेंस फाई जो आपको मिला था वो 0 डिग्री मिला था। यस, तो उस केस में आप देखोगे गौर से पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू क्या होगा, तो आराम से cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम हो जाएगा। पावर फैक्टर यदि मैक्सिमम है तो सर्किट में पावर लॉस भी मैक्सिमम होता है। मतलब वहां पर हम लोग देखेंगे, पावर के बारे में सोचेंगे गौर से, तो पावर के बारे में सोचा जाए तो ट्रू पावर, या पावर भी लिखते हैं, ट्रू पावर समझिएगा। ट्रू पावर ये भी बराबर आपने देखा था PRMS लिख देते हैं शॉर्टकट में, या एक लाइन लिखते हैं ERMS IRMS इंटू cos फाई। तो ओनली रजिस्टर वाला जब सर्किट होगा तो उसमें cos फाई तुम्हारा 1 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ट्रू पावर इक्वल टू, इसको मैं कहूंगा वर्चुअल पावर इंटू cos फाई, क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ट्रू पावर इक्वल टू वर्चुअल पावर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पावर लॉस मैक्सिमम होगा, यहाँ पर पावर लॉस आपका मैक्सिमम होगा, जिसको हम लोग इस तरह से को समझा देगा आपको
there is power loss इक्वल टू हो जाएगा, पूछा जाएगा आरएमएस इंटू आई आरएमएस, यही लिख दीजिएगा। पूछा जाता है पावर लॉस, ओनली रजिस्टर वाला ऐसी सर्किट में पावर लॉस कितना होगा, जो ट्रू पावर है वो वर्चुअल पावर हो गया, मतलब पावर लॉस यहाँ पर मैक्सिमम होगा और उसका वैल्यू निकालेंगे आर एम एस इंटू आई आर एम एस को मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल देंगे। स्पेशल केस में 2-3 बातें आपको याद रखना है कि ओनली रजिस्टर वाला जब ऐसी सर्किट होगा तो उस सर्किट में पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ दिया है बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पर पावर फैक्टर ओनली रजिस्टर वाला सर्किट में हो जाएगा मैक्सिमम। पावर फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम, और वो हो जाएगा cos फाइव cos 0 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर करंट और ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंस 0 था, दोनों सेम फेज में था, तो इसीलिए वहां पर 5 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर यह वर्ड लिख देते हैं सेम फेज में होता है, यहाँ पर सेम फेज होने के कारण फेज डिफरेंस 5 0 होगा, तो पावर फैक्टर ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें से दूसरे स्टेप से दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं हम लोग। क्या समझ सकते हैं, cos फाइव का वैल्यू देखा था, ओनली जब रजिस्टर वाला सर्किट होगा, आप ध्यान देना गौर से, वहां पर XL और माइनस XC जो होगा वह 0 हो जाएगा। ओनली रजिस्टर है तो वहां पर एक कैपेसिटर और इंडक्टर है नहीं, तो XL माइनस XC 0 हो जाएगा। तो वहां पर देखिएगा इम्पोर्टेंस LCR सर्किट में जो ओनली रजिस्टर रहेगा, कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं रहेगा, XL माइनस XC 0 होगा, तो Z का वैल्यू हम लोग देखे थे, याद करो, वहां पर इस तरह से लिखते थे XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा 0 प्लस R स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा R, मतलब वहां हो जाएगा आपका Z बराबर R। ऐसी सर्किट ऐसा हो जिसमें ओनली रजिस्टर हो, तो वहां पर XL XC का डिफरेंस 0 कहेंगे और Z बराबर R होगा। Z बराबर ऐसे Z होगा तो पावर फैक्टर ध्यान से समझिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था R/Z होता है, तो यहाँ पर R/R हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1। तो यहाँ भी cos फाइव का मान कितना आया, 1 आया इस स्टेप से, और यहाँ पर भी फेज डिफरेंस के आधार हिसाब से 1 आया, मैक्सिमम होगा, यहाँ पर पावर फैक्टर हो गया मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। तो चलिए, ये था ओनली रजिस्टर वाला ऐसी सर्किट में। अब ओनली इंडक्टर वाला सर्किट लेते हैं, तो देखते हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हम स्टेप चेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्योर इंडक्टर वाला ऐसी सर्किट है, तो आपके जहन में याद होगा वो जो थ्योरी बताए थे, वहां पर फेज डिफरेंस π/2 था, वहां पर फेज डिफरेंस फाइव जो था वो तुम्हारा π/2 था, फेज डिफरेंस π/2 हुआ, तो आप ध्यान देना गौर से, पावर फैक्टर पूछा जाएगा आपको। पावर फैक्टर cos फाइव का मान सारे बच्चे जानते हैं, ये हो जाएगा cos π/2, ये हो जाएगा 0, पावर फैक्टर 0 हो गया। तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, या माइनस में नहीं होता है, पावर फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, पावर फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा हो गया, और इसको मिनिमम भी बोलेंगे। पावर फैक्टर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये बोलेंगे आप 0। ऐसा नहीं कि cos 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, वो कभी हुआ ही नहीं था। ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर में कभी भी फाई का वैल्यू
ग्रेटर देन 90 नहीं हुआ था, आपने गौर से देखा होगा, वो मैक्सिमम आपका 90 ही था। तो पावर फैक्टर यहाँ पर आपका हो गया 0। अब यहाँ से देखेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा गौर से, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ट्रू पावर कितना होगा, ट्रू पावर आपको बताना है। तो आपने देखा था RMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव, तो पावर फैक्टर 0 हो गया, तो पावर 0 हो गया, तो ट्रू पावर 0 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ओनली इंडक्टर वाला ऐसी सर्किट होगा तो क्या उसमें पावर लॉस होगा, हमारा जवाब होगा नो, पावर लॉस नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो ट्रू पावर होगा वह 0 हो जाएगा, मतलब पावर का लॉस इस सर्किट में नहीं होता है। अब इसमें से दूसरे स्टेप से हम लोग देखना चाहेंगे कि आप लोग इसको देख रहे थे ओनली इंडक्टर वाला सर्किट में ओनली इंडक्टर वाला ऐसी सर्किट में एक्स एल का वैल्यू देखे थे ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एन, फ्रीक्वेंसी एन इंटू एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा पावर फैक्टर cos फाइव बराबर R बाय जेड कहेंगे आप। ये R बाय जो जेड आप बोलेंगे, यहाँ पर आप गौर करके देखेंगे ओनली इंडक्टर वाला सर्किट में रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस R बराबर 0, R बराबर 0 होता है, 0 बाय जेड इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह से सोचिए और या इस फॉर्मूला से सोचिए, दोनों में हमको दिख रहा है पावर फैक्टर cos फाइव का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि मिनिमम हो रहा है। इसको याद रखिएगा। प्योर इंडक्टर वाला सर्किट में पावर का लॉस नहीं हो रहा है, पावर फैक्टर का मान 0 होता है। और उस पावर फैक्टर का मान दो तरह से, फेजर डायग्राम के द्वारा भी सोच रहे हैं और इस तरह से भी सोच रहे हैं, जो ट्रू पावर के लिए फार्मूला मिला है उसके आधार पर भी सोचते हैं। तो दोनों तरह से ये बातें होगा, तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, ध्यान से समझना है। चलिए ये बात हो गया क्लियर। फिर हम लोग अब पढ़ेंगे ओनली कैपेसिटर वाला सर्किट में पावर फैक्टर का मान क्या होगा। तीसरा नंबर में देखेंगे हम लोग ओनली प्योर कैपेसिटर वाला एसी सर्किट। तो ओनली प्योर कैपेसिटर वाला होगा, इसमें रेजिस्टेंस R यहाँ भी क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। और यहाँ पर आपको याद होगा फेज डिफरेंस आपको सिखाया गया था, फाइव बराबर यहाँ भी था पाई बाय 2, यहाँ पर करंट के बीच फेज डिफरेंस यहाँ भी था पाई बाय 2। एक में था फेज लैग, एक में था फेज लीड, पाई बाय 2 से आगे था, पाई बाय 2 से पीछे था, लेकिन फेज डिफरेंस क्या था, पाई था, पाई बाय 2 था। तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 यदि है, यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे पावर फैक्टर यहाँ पर भी होगा cos फाइव
ये भी आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ट्रू पावर जो होगा, यथार्थ शक्ति ट्रू पावर जो होगा, यहाँ पर भी बोलेंगे ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी कहेंगे देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। इस सर्किट में भी पावर का लॉस नहीं होता है। अब यहाँ पर भी देखना चाहेंगे दूसरे कंसेप्ट से, फेजर डायग्राम से, कॉस फाई बराबर हम लोग यहाँ पर देखे थे आर बाई जेड, आर बराबर 0 बाई जेड, यहाँ भी 0 होगा। मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर यहाँ भी क्या होगा, आपको 0 होगा। ऐसे भी सोचिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वनली रजिस्टर वाला सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, वहाँ पर लॉस, पावर लॉस होगा। लेकिन वनली इंडक्टर या वनली कैपेसिटर वाला सर्किट में देखा पावर फैक्टर 0 है। पावर फैक्टर 0 होने का मतलब हो जाएगा देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, पावर का लॉस वहाँ पर नहीं होना है। तो दो तरह से मैंने आपको दिखा दिया पावर फैक्टर 0 कैसे होगा। फेज डिफरेंस के आधार पर भी बताया और फेजर डायग्राम के आधार पर भी बताया। कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, आर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। वनली कैपेसिटर है तो रेजिस्टेंस वहाँ 0 होगा, तो 0 बाई जेड 0 हो जाएगा। इस तरह से सोच लिया। अब हम लोग चलते हैं एल आर सर्किट में आते हैं। चौथा नंबर देखते हैं हम लोग एल आर सर्किट। एल आर सर्किट, एल आर सर्किट में भी जैसे आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एल आर सर्किट में आपको याद होगा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड बराबर रख देखा था आपने एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था जेड का मान वहां पर। इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस नहीं है, 0 है वहां पर। कैपेसिटर है ही नहीं तो उसको हटाएंगे। इम्पीडेंस हिंदी में कहते हैं इसको तो प्रतिबाधा, जेड बराबर ये है। तो एल आर सर्किट का पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पूछा जाए आपको तो यहाँ पर बोलेंगे कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। तो कॉस फाई बराबर आर बाई जेड यहाँ पर लिख देंगे तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा आर बाय रूट अंडर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको चाहें तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं कॉस फाई, पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू आर बाय, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो रहा है आपका, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूंकि एक्स एल बराबर ओमेगा इंटू एल, ये बार बार जहाँ भी लिखते हैं लिखते हैं बगल में, आपको याद रहना चाहिए। चौथा नंबर, पांचवा नंबर में आप देखोगे सी आर सर्किट में, सी आर सर्किट में पावर फैक्टर बताना है तो यहाँ पर इम्पीडेंस, यहाँ पर इम्पीडेंस प्रतिबाधा जेड बराबर आपने देखा था अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उठाया गया था, जहाँ पर एक्स सी आपका होता है 1 बाय ओमेगा इंटू सी। एक्स सी को आप लोग कहते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्सएल को बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात। चलिए ठीक है। तब यहाँ पर पावर फैक्टर पूछा जाएगा आपसे, तो मतलब सी आर सर्किट में पावर फैक्टर कितना होगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पावर फैक्टर का मान क्या होगा, कॉस फाई बराबर आप कहोगे आर बाय जेड, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस फाई बराबर आर बाय रूट अंडर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर बाय रूट अंडर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया सी आर सर्किट का पावर फैक्टर। नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए सभी बच्चे तैयार हैं, देख रहे हैं क्लास को गौर से। नंबर 6 में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एलसीआर सर्किट। जब तीनों रहता है तब क्या होता है, एक जगह करने का मतलब है इसमें हम लोग देख लिए थे इम्पीडेंस प्रतिबाधा, जेड बराबर देख लिए थे रूट अंडर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जेड का वैल्यू देखे थे एलसीआर सर्किट में, इम्पीडेंस प्रतिबाधा। एलसीआर सर्किट का प्रतिबाधा क्या होगा, तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि पावर फैक्टर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बैंक उल्टा कर, ये जो जितने भी लाइन लिखा है सभी लाइन से प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। कुछ ना कुछ पूछ देगा, कभी एलआर सर्किट का पावर फैक्टर, उस समय फेज डिफरेंस कितना होगा वो बताइए। ये छोटा छोटा चीज पूछता जाता है। तो पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाई इक्वल टू यहाँ पर R/Z। तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो गया ये था हमारा पावर फैक्टर के रिलेटेड बात। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो यहाँ से चैप्टर पेज को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारा मेन पॉइंट आएगा जो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है यहाँ से और ऑब्जेक्टिव भी आता है। एलसी ऑसिलेशन ये क्या है उसको देखते हैं गौर से। आइए हम लोग क्लियर रूप से देखें। कहता है एलसी, आप यहाँ पर से समझोगे एल हुआ इंडक्टर का इंडक्टेंस, सी हुआ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटर सिर्फ जुड़ा रहेगा, कैपेसिटर और इंडक्टर जुटा रहेगा और उसमें रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। मतलब आप देखोगे गौर से, ये हमारा कैपेसिटर जुटा है और इसमें एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है। इंडक्टर और कैपेसिटर आपको जुड़ा हुआ है, ये चार्ज कैपेसिटर है। यहाँ पर जो बात करेंगे चार्ज कैपेसिटर है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये इंडक्टर कॉइल है। तो जैसे चार्ज कैपेसिटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होता है। एनर्जी डेंसिटी आपने पढ़ा था, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। संधारित्र के 2 समांतर पट्टिका के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व बोलते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बोलते थे, विद्युत ऊर्जा घनत्व बोलते थे। और वो था आपका हाफ Q²/C या हाफ CV² या हाफ Q/C। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसमें से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, हाफ Q²/C। उसके प्लेट पर चार्ज जमा है +Q, दूसरे प्लेट पर चार्ज जमा है -Q। ये चार्ज कैपेसिटर है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है।
अब जैसे सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, इंडक्टर से उसको जोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। इस इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने लगता है। ये कंप्लीट रूप से पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, वहां पर चार्ज जीरो हो जाता है और वो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में जमा हो जाता है। और जब ये कंप्लीट रूप से डिस्चार्ज होता है, तब ये मैग्नेटिक एनर्जी के कारण फिर इसमें करंट फ्लो होता है और ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है और उस पर चार्ज जमा होने लगता है और धीरे धीरे ये यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। फिर धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी घटता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ता है और धीरे धीरे पूरा पूरा ये मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है और फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यही क्रिया बार बार रिपीट होते रहता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है और ये एक निश्चित टाइम इंटरवल के रूप में होता है। ये एक तरह का दोलन, पेंडुलम का जो दोलन होता है, उसी तरह से ये क्रिया होने लगता है। वहाँ पर वस्तु गति करता है, यहाँ पर क्या है, एनर्जी कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यही क्रिया बार बार रिपीट होते रहता है। इसी को ये दोलन जैसा काम करने लगता है। इसीलिए इस सर्किट को कहते हैं एलसी ऑसिलेटर और इस सर्किट का जो क्रिया हुआ उसको कहेंगे एलसी ऑसिलेशन कहेंगे। अब इस एलसी ऑसिलेशन में मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है, तो चार्ज जो है वो वेरी करता है। चार्ज के मान में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उस चार्ज के लिए क्या इक्वेशन होगा उसको हम लोग देखेंगे। फिर ये जो चेंज होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब एक सेकेंड में कितने बार वो चेंज होगा, वह फ्रीक्वेंसी बताएगा। उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का आता है। एलसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें, यह भी पूछता है। और एलसी ऑसिलेटर में चार्ज का जो परिवर्तन होता है उसके लिए इक्वेशन लिखें। आइए उस बात को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, समझने का जरूरत है, गंभीर होकर ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होके। ये आपका हो गया कैपेसिटर है, ये तो लिखिए दिए चार्ज कैपेसिटर है, कोई बात नहीं है। और ये तुम्हारा इंडक्टर है, और वो संधारित्र धारिता है। अब यहां पर देखेंगे फिक्स टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में परिवर्तित होता है अतः इसे एलसी ऑसिलेटर कहा जाता है और इस क्रिया को एलसी ऑसिलेशन कहा जाता है। अब इस ऑसिलेशन में क्या होता है, गौर करके देखिएगा। यहाँ पर इसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, वोल्टेज जो डेवलप होता है भी होता है, और इसमें जो ईएमएफ होता है उत्पन्न होता है, ईएमएफ ई होता है, ई बराबर आपने एल इंटू डी आई बाई डी टी आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर भी जो होगा ये भी हो जाएगा
क्यू बाय सी हो जाएगा। आप कैपेसिटर के पढ़े होंगे, कैपेसिटर के सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भी, विभवांतर जो होता है भी, वो होता है क्यू बाय सी। मतलब कैपेसिटेंस सी बराबर क्यू बाय भी, तो भी बराबर हो जाएगा क्यू बाय सी। और यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। तो देखा गया है यहाँ पर कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर। ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करके रखता है। इसका मतलब विभवांतर भी बराबर जो हो जाएगा क्यू बाय सी, ये हो जाएगा एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये दोनों आपस बराबर होगा, तो यहाँ से हम लोग कर सकेंगे क्यू बाय सी प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नया चेंज लाने के मूड में हम लोग हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने कभी देखा है लाइफ में, ध्यान से देखते रहिएगा, ब्रेक लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। डी क्यू बाई डी टी आप लोग सुने हैं लाइफ में, आई इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, मानने के लिए आपको तैयार होना होगा। तो आई को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा सा देखिए, मैं पेज को ऊपर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो क्यू बाय सी प्लस एल इंटू डी बाई डी टी हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 0। बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आने वाला है, आप गंभीर होकर देखिएगा। यहाँ से एल को मैं कॉमन लेके निकालना चाहूँगा, एल को जैसे कॉमन लेना चाहूँगा तो आपका एल कॉमन यदि हो जाता है तो क्यू बाय एल सी लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर एल कॉमन लेंगे तो प्लस बच जाएगा डी टू क्यू बाय डी टी टू, डबल डिफरेंशिएशन जरूर सुने होंगे लाइफ में आप लोग, 0। ये आपका हो जाना है, यहाँ पर गौर करके देखिएगा। यहाँ पर आपका ये चेंज हो जाएगा, तो डी टी क्यू बाय डी टी टू प्लस क्यू बाय एल सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका, ये एक इक्वेशन नंबर 1 मार्क दे देते हैं फाइनली इसको। ये इक्वेशन जो आपका है एसएचएम के जैसा हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। कोई कण यदि सरल आवर्त गति करता है, यहाँ भी ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऑसिलेशन हो रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति जो बोलते हैं, उसका एक इक्वेशन होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और वो सरल रेखा पर आगे बढ़ रहा है, फिर वो लौट के यहाँ आता है, फिर इधर आगे बढ़ता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। तो ये ऑरिजिन यहाँ पर है, टी टाइम में यदि पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा था, एक्स डिस्टेंस कवर किया है, टाइम टी लगा है, तो इसके लिए सरल आवर्त गति जो होता है, एसएचएम का जो इक्वेशन होता है, यहाँ पर देखेंगे एसएचएम करते हुए कण का समीकरण जो होता है, वो समीकरण आपको देखना होगा डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। ये एक समीकरण हुआ। ओमेगा हो गया यहाँ पर उसका एंगुलर वेलोसिटी, जो वो गति करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं उसको। ओमेगा ये कण दोलन कर रहा है, तेजी से ऐसे दोलन कर रहा है यहाँ पर, तो दोलन कर रहा है, तो ऑरिजिन से कितने समय में कितना दूरी विस्थापित हुआ, एक्स को निकालने के लिए उसके पास ये इक्वेशन होता है।
d2x बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0 एसएसएम करते हुए कण का ये समीकरण है। तो यहाँ से यहाँ भी देख रहे थे हम लोग कि एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो ऑसिलेशन का क्रिया यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ पर चार्ज का वेरिएशन हो रहा है, कंडेंसर का जो चार्ज है Q वह टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वो वेरिएशन और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा कण का विस्थापन का इक्वेशन ये हुआ एसएचएम करते हुए कण का विस्थापन का समीकरण। तो ये दोनों समीकरण को तुलना करेंगे, इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए, तो इस दोनों समीकरण में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो गौर से देखिएगा, x के स्थान पर आपका क्या है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर टाइम के साथ डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, विस्थापन में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर चार्ज में चेंज हो रहा है। और x, यहाँ भी x आपका Q है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सजा के लिखे हैं इसे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर इसको मैं ऐसे सजा के लिखता हूँ, 1/LC इंटू Q लिख देते हैं सजा के। तो अब कंपैरिजन करने में मजा आएगा, यहाँ पर कंपैरिजन कीजिएगा उससे, तो देखिएगा x के स्थान पर क्या दिखा आपको Q, यहाँ भी x के स्थान पर क्या दिखेगा Q, लेकिन ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर देखिएगा गौर से, यहाँ पर आपको गौर से देखना है, ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर क्या दिख रहा है 1/LC। यदि जो सर्किट में हम लोग लिए थे इंडक्टर, उसका इंडक्टेंस था L, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, ये दो ही चीज जानकारी में है, दो ही चीज हमें मालूम है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/LC हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ले सकते हो समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर हम बच्चों को पता चलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC जब होगा, तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC हो जाएगा, और ओमेगा का मान हो जाएगा 2πn। एन हुआ फ्रीक्वेंसी, एन हुआ आपका फ्रीक्वेंसी, वो जो एनर्जी मैग्नेटिक में चेंज करेगा उसके फ्रीक्वेंसी को निकालना था। तो 2πn इक्वल टू हो जाएगा 1/, यहाँ से n बराबर लिखना चाहेंगे तो माय डियर बच्चों n बराबर हो जाएगा 1/2π 1/√LC। ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ, यही हुआ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेटर। ये जो LC ऑसिलेटर हुआ आपको, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है LC ऑसिलेटर क्या है, इसके फ्रीक्वेंसी के प्राप्त करें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। LC ऑसिलेशन क्या है, फिगर बना दीजिएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर को जोड़ के दिखा दीजिएगा, और उसके बाद बता दीजिएगा। ये आपका हो गया, कंप्लीट रूप से इसका आंसर हो गया। अब इस आंसर को आप लोग को लिख लेना है, जैसे लिखना है जल्दी से मैं शुरू से स्पीड ला देता हूँ, आप लोग फटाफट उसको अरेंज कर लीजिएगा अपने कॉपी में। 2 स्टेप में इसको नोट कीजिए आप, एक स्टेप में नहीं हो पाएगा, शॉर्ट भी करेंगे तो भी नहीं होगा, 2 स्टेप में इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, क्लास कर रहे हैं, समझ में आया? एक क्वेश्चन किसी के बच्चे के मन में कुछ है तो बोल दीजिए जल्दी से। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन मन में आया तो पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, नोट कर लीजिएगा, एकदम शाम में क्लास नहीं छोड़िएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आ चुका है LC ऑसिलेशन। और उसके बाद बताएंगे अभी अनुनादी आवृत्ति, छोड़िएगा नहीं, उसको क्लास कर लीजिएगा। अभी ये 2 नंबर का ये भी है, फिर अनुनादी आवृत्ति जो है उसका भी कैलकुलेशन सेम स्टाइल का होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ इसी से रिलेटेड बात है। यहाँ LC ऑसिलेशन है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताएंगे आपको, आइए गौर से देखते हैं।
तो आप देखे थे एलसीआर सर्किट में से आर को हटाए थे, तो आर को हटा दिए तो एल और सी बचा कि नहीं बचा? वही हुआ। यदि सी को हटाए थे तो एल आर सर्किट, एल हटाए थे तो एल सी आर सर्किट, और आर को हटा दिए, रेजिस्टेंस को हटा दिए, तो हो जाएगा एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में आपको क्या देखना था? आर रेजिस्टेंस है ही नहीं, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, पावर का लॉस नहीं होता है। कुछ देर पहले आपने देख लिया है, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो पावर लॉस नहीं होना है। तो पावर लॉस नहीं होगा तो बस एनर्जी का खाली ट्रांसफर होते रहता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। होने का उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वही फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर बताया गया है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी आपके सामने दिख रहा है। चलिए, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, अब देख लीजिएगा, यहीं से फ्रीक्वेंसी आया है। n इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। रूट अंडर एल सी आपका हो गया। चलिए, हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन और आपको नोट करना है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आपको कभी कहीं जरूरत पड़ जाएगा। जल्दी से एक लाइन लिखने के लिए तैयार रहिएगा। एक लाइन और इसमें ऐड कर रहा हूं मैं, गौर से उसको देखिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपका हुआ, चार्ज में एनर्जी में चेंज होना, एनर्जी में चेंज होने का मतलब कैपेसिटर कभी चार्ज होगा, कभी डिस्चार्ज होगा। तो चार्ज होना, डिस्चार्ज होना मतलब चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज का वैल्यू चेंज करेगा, कभी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो करेगा, वो चार्ज का वेरिएशन कैसे होगा? तो वेरिएशन ऑफ चार्ज लिखना है तो Q इक्वल टू लिखेंगे Q नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर ओमेगा तुम्हारा यही वाला ओमेगा हुआ, ये जो ओमेगा, यही ओमेगा है। यहाँ पर ओमेगा तुम्हारा हो जाता है 2 पाई एन, एन हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया ये वाला, और Q नॉट हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, और फाइव हो गया तुम्हारा फेज डिफरेंस। अब ध्यान से समझिएगा, सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। क्यू चार्ज है, चार्ज से करंट के बारे में यदि सोचें, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी जैसे सोचेंगे आप, तो इस चार्ज को डिफ्रेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा क्यू नॉट, कांस्टेंट है, बाय ओमेगा आ जाएगा, इनटू यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन होगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, आई के लिए इक्वेशन आपको मिलता है माइनस क्यू नॉट बाय ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये रब कर रहा हूँ मैं, इसको जरूरी नहीं था करना, मैं दिखाना चाह रहा था कि चार्ज क्यू कॉस के रूप में होगा, तभी करंट का वैल्यू साइन के फॉर्म में आएगा। और आपको मैथमेटिक्स में आप पढ़िएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताएंगे मैथ वाले सर, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी फॉर्म में आता है। यहाँ पर है ना डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस 1 बाई एल सी क्यू प्लस 0, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे यही फार्मूला आपको मिलेगा वहाँ पर। मैथ वाले सर आपको ये सॉल्व करके बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को साइन कॉस के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पर कुछ सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको याद किए, हम आपको लॉजिक देके बता रहे हैं, यस ये सोचा गया यहाँ पर, यही है हमारा आई नॉट, ये हमारा है आई नॉट।
अब यहाँ पर माइनस साइन बता रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को बता रहा है। जब चार्ज देंगे उसको तो वह करंट ले रहा है तो वहां पर चार्ज अब डिस्चार्ज होगा। वो चार्ज जब सर्किट में करंट देगा तो वो चार्ज घटेगा। वो चार्ज जब करंट लेगा तो चार्ज बढ़ेगा और वो सर्किट में चार्ज दे करंट देगा तो चार्ज उसका घटेगा। इसलिए वो माइनस साइन यूज हुआ है। उल्टा होता है कैपेसिटर के बारे में, इसलिए माइनस साइन ही आया। क्यू नॉट बाय ओमेगा जो यहाँ पर होगा वही उस सर्किट में एलसी सर्किट में मैक्सिमम करंट जब पूछेगा कितना होगा या पूछेगा आपको करंट एम्पलीट्यूड का मान कितना होगा एलसी सर्किट में करंट एम्पलीट्यूड मतलब आई नॉट, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा क्यू नॉट बाय ओमेगा। क्यू नॉट बाय ओमेगा, ओमेगा मालूम है यहाँ पर यह है 1/√अंडर एल सी। एल और सी आपको क्वेश्चन में मालूम रहेगा पहले से, इंडक्टर और कैपेसिटर से जोड़ेंगे एल सी मालूम रहेगा, ओमेगा वहां से मालूम होगा। ओमेगा मालूम हो जाएगा, क्यू नॉट वो चार्ज मैक्सिमम चार्ज उसमें कितना रहेगा वो हुआ क्यू नॉट। तो वो सर्किट में जो करंट देगा, क्योंकि करंट आएगा तभी तो वहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन की घटना होगी, चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, ठीक है ना। तो चलिए आइए, ये बात आपको क्लियर हुआ यहाँ से इस तरह से। हमारे क्वेश्चन का पार्ट वो नहीं हुआ, अलग से हुआ समझाने का मतलब कि चार्ज क्यू का मान कॉस के रूप में क्यों आया। कोई बच्चा मन में सोच सकता है कि कॉस के रूप में था तभी करंट आई का मान साइन के फॉर्म में आ रहा है। और मैथ के अनुसार इसका सॉल्यूशन ये क्वेश्चन आपको मिलेगा फ्यूचर में, आज न कल मिल जाएगा। राइट, आगे चलिए बढ़ते हैं। ये एलसी ऑसिलेशन से गप खत्म हो गया। एलसी ऑसिलेशन क्या है, एलसी ऑसिलेशन में चार्ज का वैल्यू कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, वो चार्ज के वैल्यू के लिए इक्वेशन देखा आपने। और चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन जो था d2q/dt2 प्लस 1/LC इंटू क्यू बराबर 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इक्वेशन अलग हुआ और उसमें हुआ फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा। ये चार्ज का जो वेरिएशन हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एलसी ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बताइए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। आइए, बहुत बड़े बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस विद्युतीय अनुनाद क्या है। आइए बाबू लोग तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए सारे बच्चे लोग। ये जो भी बातें आपके सामने हो रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रहा है। मुकेश कुमार हमारे कोई बच्चे हैं जो चैट करते हैं, मैसेज को डिलीट भी करते हैं। प्यारे बच्चों, मन नहीं लगता है तो प्लीज बाहर हो जाइए जल्दी से। मन नहीं लगता है तो बाहर हो जाइए। अभी तक क्लास नहीं किए थे तो कोई बात नहीं, अभी से फिर नई बातें शुरू हो रही है। अभी जो 10 मिनट समय देंगे आप, 10 मिनट में 2 नंबर क्वेश्चन गारंटी आ जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, वो पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी से मन लगा के पढ़ लीजिए। अभी इसके मान पहले छोड़ भी दिए थे क्लास, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से जो 10 मिनट पढ़ेंगे वो 10 मिनट में 2 नंबर गारंटेड बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चन हो गया। एक ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, 3 नंबर फिक्स्ड है 10 मिनट की क्लास करने पर। तो मन लगा क्लास कीजिएगा तो अच्छा बात है, रहिए, अदरवाइज बाहर हो जाइएगा। जो बच्चे सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। बाल दिवस के अवसर पर कम से कम बाल दिवस के महत्व को रखिए याद कि बाल दिवस बच्चों का क्या महत्व है, बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है। लेला बच्चा, बदमाश बच्चा, बेवकूफ बच्चा के लिए बाल दिवस नहीं है, एक सभ्य सुसज्जित और दृढ़ संकल्पित बच्चों के लिए बाल दिवस मनाया जाता है, सबके लिए नहीं मनाया जाता है। राइट, आगे बढ़े, आइए। तो विद्युत अनुनाद एक छोटा सा शब्द है। अनुनाद शब्द का जो व्यवहारिक यूज होता है, आप कल्पना करेंगे थोड़ा सा, एक छोटा सा चीज, एक सुराही लीजिए, सुराही में आप पानी को डालिए तो देखते जाएंगे धीरे धीरे सुराही से जो पानी का वहां गिरने का जो आवाज होता है ना, ध्वनि उत्पन्न होता है, वो ध्वनि में चेंज होते रहता है। एक तरह से इसको अनुनाद बोल सकते हैं। तार को डिस्टर्ब करते हैं, बिना बजाते हैं, वहां ध्वनि उत्पन्न होता है।
हारमोनियम बजाते हैं, वहां भी ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ऐसी सर्किट में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होता है। इन्वर्टर सब देखते हैं टू टू आवाज करने लगता है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये शब्द है विद्युत अनुनाद, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। ये इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस क्या चीज है? एलसीआर सर्किट आपने देख लिया है, वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, तीनों सीरीज में जुड़ा हो और वह एक किसी एक ऐसी सोर्स से जुड़ा हो, ये एलसीआर सर्किट है। इस एलसीआर सर्किट में जो धारा आयाम, करंट एम्पलीट्यूड का मान मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होने की जो घटना होती है, इसी घटना को कहते हैं विद्युत अनुनाद। और ये घटना किस परिस्थिति में होती है? वो कहा कि जब एक्स एल और एक्स सी, आपने एक्स एल को बहुत देर से देखा है और एक्स सी को भी देख लिया है, ये जब बराबर होगा एलसीआर सर्किट में, जब एक्स एल और एक्स सी बराबर होगा, उस समय आर का मान जेड के बराबर होगा। और आर का मान जब जेड के बराबर होगा तो पावर फैक्टर कॉस फाई मैक्सिमम हो जाएगा। पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाने का मतलब सर्किट में पावर का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। तो उस समय सर्किट का करंट, धारा का मान भी मैक्सिमम होता है। यही जो मैक्सिमम होने की जो घटना है, इसी घटना को कहा गया है विद्युत अनुनाद, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस कहा गया है। इसका डिफिनेशन आपके पास जो नोट्स किया उसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी हिंदी में लिखा हुआ, सब चीज साफ साफ, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। फैक्ट को समझना है, दिमाग में सेट करना है। फैक्ट समझिए, तुरंत नोट्स आपके पास है, कॉपी में नोट कीजिए, 2 लाइन नोट करने में बहुत देर नहीं लगेगा। बाकी डिस्कशन को गौर से सुनिए, फैक्ट जो है समझिए। तो कहा कि ये सर्किट में पावर का मान मैक्सिमम हो या करंट का मान मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम जो होता है, होने की जो ये घटना होती है, उसी का घटना को कहा गया है विद्युत अनुनाद, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। अब इस इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस जो होता है किसी खास आवृत्ति पर होता है, किसी खास फ्रीक्वेंसी पर होता है। ये जिस फ्रीक्वेंसी पर ये अनुनाद की घटना होती है, रिजोनेंट की घटना होती है, रिजोनेंस की घटना होती है, उस फ्रीक्वेंसी का स्पेशल नाम है अनुनादी आवृत्ति, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में आपको, अनुनाद, विद्युत अनुनाद क्या है, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करें। इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस क्या है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का व्यंजक प्राप्त करें। तो अभी कुछ देर पहले जो फ्रीक्वेंसी निकाले तो सेम उसका भी रिजल्ट वही है, उसको खाली ध्यान से सीखिए और समझिए। तो हम लोग कह सकते हैं, तो एसी सर्किट मतलब एलसीआर, एलसीआर सीरीज सर्किट में एक्स एल का नाम क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सी का नाम क्या है? धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। का मान आपस में बराबर होता है तो उस परिपथ में पावर का मान या करंट का मान मैक्सिमम होता है। इसी घटना को कहता है विद्युत अनुनाद। एक्सएल तथा एक्सी वर्ड में लिखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बराबर होता है तो पावर तथा करंट
का मान मैक्सिमम होता है। इसी घटना को विद्युत अनुनाद, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस कहा जाता है। और जिस आवृत्ति पर यह घटना होती है उसे अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2 मिनट में उसका मान भी निकल जाएगा। आइए उसको गौर से देखते हैं जल्दी से। तो चूंकि इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस की घटना में फिक्स हो गया आपका XL और XC बराबर होगा। यदि ये दोनों बराबर होगा तो हम लोग कह देंगे ओमेगा इंटू एल बराबर 1/ओमेगा इंटू C। तो यहाँ पर देखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। तो यहाँ पर देखेंगे ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से देखेंगे ओमेगा होता है 2πN बराबर 1/√LC। तो यहाँ से देखिए गौर से, इसी N को कहते हैं हम लोग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। अब इसमें आपको पूछ देगा अनुनादी आवृत्ति में पावर फैक्टर का मान कितना होता है। तो ध्यान से देखिए, तो आप लोग जवाब दीजिए। तो अनुनादी या विद्युत अनुनाद के केस में, विद्युत अनुनाद के स्थिति में पावर फैक्टर क्या होगा। तो विद्युत अनुनाद के केस में XL और XC बराबर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप देखोगे Z बराबर यहाँ पर देख लोगे कि सर इस स्थिति में हम लोग कह देंगे कि XL बराबर XC यदि है तो R बराबर सीधा बोलेंगे Z, और R बराबर Z यदि बोलेंगे तो पावर फैक्टर cos फाई होता है, तो वो हो जाएगा R/Z। तो R/R लिख के हम लोग कह देंगे 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, 2 बार पूछा है कि इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस के केस में, विद्युत अनुनाद की स्थिति में पावर फैक्टर का मान कितना होता है। LCR सर्किट के पावर फैक्टर का मान क्या होगा, कब, जब वो सर्किट इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस के केस स्थिति में रहेगा। क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, तो किसी खास फ्रीक्वेंसी पर उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाता है, और जैसे इक्वल हो जाता है तो सर्किट में पावर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है और करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाता है। उसी केस में एक साउंड उत्पन्न होता है सर्किट में,
और उसको कहा गया है विद्युत अनुनाद का केस, उसमें पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा। पावर फैक्टर का वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कई बार, इसको याद रखिएगा। पावर फैक्टर cos फाई का मान 1 होगा। क्यों होगा 1? बहुत क्लियर है, ये दोनों बराबर है तो r बराबर z हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास इतना था, इसमें ये सारी बातें देखा गया। तो जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं उसको एक बार इस टॉपिक को ऊपर से नीचे तक सीरियली दिखा देते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। देखते हैं एक बार इसको छोटा करके, यदि सब आ गया तो हम लोग एक साथ लिख लेंगे, नहीं आ रहा है फिर भी हाँ देखते हैं। हाँ आ गया, उसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा।